आवाज आ रही है आप लोगों को सही बिल्कुल? अच्छा, स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी वो भी आ रहा है। अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो खत्म किया था, और छुट्टियों पे जाने से पहले हम लोगों ने जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये जो आगे आपके एक दो चैप्टर्स हैं इनमें हम लोग जो है वो डेवलपमेंट का थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। ये ऐसे चैप्टर्स हैं आप लोगों के जो आप लोगों ने सिर्फ जो है ना वो याद करने हैं। इसमें थोड़े से उन्होंने इवेंट्स बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है, ये इसी तरह की हेडिंग जो है वो आप लोगों की इसमें दी हुई है बुक में, 4 to 8 ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि थर्ड वीक तक हमने देख लिया कि क्या क्या चेंजेस अगर हुई थी। अब हम बात करेंगे फोर्थ वीक से लेके एट्थ वीक तक हमारे क्या चेंजेस रहेंगे, यानी कि तकरीबन हम जाएंगे सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट तक। अब इसमें जो बेटा चेंजेस आनी है, हम लोगों ने सारा देखा कि थर्ड वीक में हमारे मोस्ट ऑफ दी जो सिस्टम्स थे वो लेट डाउन हो गए थे। अब जो है वो उनकी प्रोग्रेस होगी। इनिशियली इन सिस्टम्स में जो है वो इतना ज्यादा वर्कअप नहीं हो रहा, उनका वर्क जो है वो स्लो पेस पे जो है वो हो रहा होगा। हमने देख लिया फिलोजेनेसिस हो गया, एंजियोजेनेसिस हो गया, सीबीएस बन गया, हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स एस्टैब्लिश हो गई, ब्लड। जी बेटा, ब्लड ब्लड बनना शुरू हो गया है, और हमारे पास जो है वो ब्रेन वेजिकल बन गया है, न्यूरल ट्यूब बन गई है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई है, और हमारे पास जो है वो लिम्बर्ड्स भी जो है ये फोर्थ वीक में अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा सिस्टम्स जो है वो लेट डाउन हो गए हैं। योग सेल बन गया है, एमनियोटिक कैविटी प्रॉपर है, नीचे हमारे पास कोरियोनिक कैविटी बन गई है। तो अब इन सिस्टम्स में जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होनी है, और इनके जो सिस्टम्स के जो फंक्शंस हैं वो इनहेंस होंगे। तो हमारे पास ये सारी चेंजेस जो हैं ये 4 to 8 वीक में आएंगी। ये जो आगे अब आप लोगों के 3-4 चैप्टर हैं इनमें 4 to 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आप लोगों की जो है वो फीटल पीरियड जिसमें हम 9th मंथ तक की चेंजेस पढ़ेंगे, और उसके बाद फीटल असेसमेंट। हमने फीटल के वेलबींग की जो है वो असेसमेंट कैसे करनी है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू दी एज के फीटस जो है वो सही तरह ग्रो कर रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों की पेस जो है वो सेम है। यानी कि जो टाइम पीरियड हमें बताया जा रहा है या जो टाइम पीरियड हम डिडक्ट कर रहे हैं वो, और जो ग्रोथ के जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे रन कर रहे हैं। इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही कि यानी कि अगर फीटस की एज जो है वो मदर ज्यादा बता रही है, यानी अकॉर्डिंग टू हर फीटस जो है वो फॉर से हम कहेंगे, वो मदर कहती है कि जी 10 वीक्स का होना चाहिए, लेकिन हम अगर उसको देखते हैं या असेसमेंट के जो हमारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम फीटस को असेस कर सकते हैं, उससे हम देखें तो हमें पता चले कि फीटस जो है वो अभी तो फोर्थ वीक का है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वीक्स की डिस्क्रिपेंसी हो गई मदर में और असेस करने में? 6 वीक्स। 6 वीक्स की, ठीक है। तो इस तरह बाज़-औक़ात होता है हमारे पास कि हमारे पास जो मदर की बताने की एज होती है, या मदर जो डॉक्टर्स को बताती है जी अकॉर्डिंग टू मी ये इस वक्त प्रेगनेंसी इतने वीक्स की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फीटस को असेस करो तो उसकी एज जो होती है वो कम होती है, या बाज़-औक़ात मदर को जो है वो याद नहीं होता है पीरियड्स का, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल जो उसकी डेट होती है वो उसको जो होती है नहीं रिमेम्बर होती। खास तौर पे जो हमारे पेरिफ्रीज वाले एरियाज हैं यहाँ पर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अकर होते हैं डेट्स की डिस्क्रिपेंसी के। और बाज़ औक़ात हम जब फीटस को असेस करते हैं तो एज ज्यादा होती है मदर के बताने की वजह से। तो ज्यादा हो चलो वो तो कोई मसला नहीं, वो उसमें भी हमने ये देख लेना है कि सारी चीजें ठीक चल रही हैं, जो है वो ठीक असेस करना है उसको हमें। लेकिन अगर कम हो तो हमारा किन बातों की तरफ ध्यान जाना चाहिए? हाँ जी बेटा, क्या कॉज हो सकती है अगर फीटस की एज कम आ रही है तो?
कोई कंजेनिटल एनैमली हो सकती है ना बेटा, कोई कंजेनिटल एनैमली हो सकती है, कोई टेरिटोजेनिक इंसल्ट हो सकती है, कोई ऐसे जैसे एक्सरे की एक्सपोजर हो सकती है, कोई ड्रग हो सकती है, कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ग्रोथ को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं। उस दिन हमने ये थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा ये वाले जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे चैप्टर्स हैं इनको हमने जस्ट गो थ्रू करना है। इसमें जो है वो कोई इतनी ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है, इसको आपने सिर्फ गो थ्रू करना है। ये चेंजेस है जो टेबल्स दिए हुए हैं इनको आपने सिर्फ मेमोराइज करना है। ये मैं जो है ना ये जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ सिर्फ सुपरफिशियली इनको जो है वो डिस्कस करूंगी। इनको आपने सिर्फ मेमोराइज करना है कि ये जो है बाजुकात इस तरह क्वेश्चन आ रहा है कि फीटल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आएंगी, या 4th मंथ से लेके जो है 9th मंथ तक क्या चेंजेस आनी है। इसमें इसी तरह की चेंजेस हैं, जैसे हैंड्स फिस्ट फॉर्म हुई है, नेल्स हो गए हैं, आईलिड्स ओपन है, क्लोज है, मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, नहीं हो गई है, इस तरह की जो है वो डिफरेंट चेंजेस हैं। तो ये आप लोगों ने सिर्फ मेमोराइज करनी है। तो इसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस पर हम एम्फेसाइज कर लेंगे, बाकी ये जस्ट हम जल्दी जल्दी इनको जो है वो करेंगे। उस दिन भी हमने बात की थी कि जब हम फेजेस, अगर आप लोग कोई पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कितने फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 फेजेस। इसमें सबसे पहले ग्रोथ होनी चाहिए, मॉर्फोजेनेसिस होना चाहिए, और फिर उसकी जो है वो डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास, और इंडक्शन होगी। तो ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन और इंडक्शन। अब ये जो मॉर्फोजेनेसिस है दैट इज एक्चुअली द चेंज इन द फॉर्म, यानी कि जो ऑलरेडी आपके पास फॉर्म बन रही है उसकी फॉर्म में जो है वो चेंजेस आए, यानी कि शेप और फॉर्म में हमारे पास चेंजेस जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो शेप और फॉर्म चेंजेस हैं दिस विल अकर ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अब फोल्डिंग में हमारे पास क्या होगा कि फोल्डिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो अपॉन हिमसेल्फ जो है, अपने इटसेल्फ जो है वो फोल्ड होता है, अपने ऊपर जो है वो फोल्ड होता है। ये जो इसका टाइम पीरियड है जब ये फोल्डिंग बिगिन होती है दैट इज द एंड ऑफ द 3rd वीक, और ये 4th वीक तक हमारे पास ये जो है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 1 वीक में जो है हमारी फोल्डिंग है, एम्ब्रियो की फोल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी कॉजेस होती हैं हमारे पास, ये फोल्डिंग अकर क्यों होती है, क्योंकि आप लोग ग्रोथ हो रही है, और ये ग्रोथ जो है वो हमारे पास जो है वो क्रेनियोकॉर्डल जो है वो
हाँ जी बेटा, नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है ये फॉर्म की चेंजेस कैसे आएंगी। फॉर्म की चेंज के लिए, उसकी शेप की चेंज के लिए जो है मॉर्फोजेनेसिस के लिए फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और फोल्डिंग जो है वो हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे एम्ब्रियो जो है वो फोल्ड होता है अपॉन इटसेल्फ। टाइम जो है वो फोल्डिंग का हमारे पास एट द एंड ऑफ द 3 वीक है, 3rd वीक है। और ये फोल्डिंग जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जानी चाहिए अंटिल द एंड ऑफ द 4th वीक। अब इसमें हमारे पास कॉजेज क्या है फोल्डिंग की? इसमें हमारे पास जो है वो रैपिड इंक्रीज हो रहा है ऑफ द क्रेनियोकॉर्डल लेंथ, ठीक है। और क्रेनियोकॉर्डल लेंथ हमारे पास क्यों इंक्रीज हो रही थी? ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड द सोमाइट। न्यूरल ट्यूब फॉर्म कर रही है बेटा Central nervous system of CNS सीएनएस। सीएनएस में brain. पर्टिकुलरली हमारे पास जो है वो अभी क्रेनियल एंड पे जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। और जब Brain. ब्रेन की डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास जो कॉर्डल एंड उसका जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको जगह चाहिए, बड़े होने के लिए जगह चाहिए। और पहले हमारे पास जो एम्ब्रियो था वो किस फॉर्म में है बेटा? हाँ जी, किस फॉर्म में है? डिस्क की फॉर्म में था ना, डिस्क की फॉर्म था। अभी हमारे पास फ्लैट डिस्क की फॉर्म में था एम्ब्रियो, जिसपे हमने सारी चेंजेस देखी थी, जिसमें एक्टोडर्म अपीयर हुई थी, एंडोडर्म अपीयर हुई थी, मीजोडर्म अपीयर हुई थी, नोटोकॉर्ड अपीयर हुई थी, हमारे पास न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी। ये सारा कुछ, ये जितना भी प्रोसेस है, ये हमारे पास डिस्क शेप्ड एम्ब्रियो था, जिसको हमने कहा था कि ये ट्राइलेमिनर डिस्क की फॉर्म में हमारे पास ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है। जब हमारे पास डिस्क में ग्रोथ शुरू होगी, क्रेनियल एंड पे हमारे पास ब्रेन जो है वो ग्रो करना शुरू करेगा, तो वहां से क्रेनियल साइड से जो है ग्रोथ इंक्रीज होगी। और साथ ही हमने कहा था कि न्यूरल ट्यूब की दोनों साइड से हमारे पास जो है वो सोमाइट्स अपीयर होंगे। और सोमाइट्स ने किस किस चीज में डिवेलप होना है बेटा? Sclerotome, dermatome, myotome. हाँ, स्क्लेरोटोम, डर्माटोम, मायोटोम। और ये जो है डिफरेंट आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। स्क्लेरोटोम क्या फॉर्म लेंगे? Ribs and vertebrae. शाबाश। Ribs and vertebrae or रिब्स myotome एंड muscles. वर्टिब्रा। Segmental डर्माटोम क्या muscles. फॉर्म करेंगे? Skin. Dermis of Skin. Dermis. स्किन। और जो हमारे पास मायोटोम है वो क्या फॉर्म Muscles. करेगी? Segmental मसल। muscles. तो अब बेटा जब ये सारी चीजें डेवलप होंगी और वो जो है वो जो फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसकी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारे पास हमने देखा था कि अभी आप लोग आगे चल के देखोगे कि एमनियन जो एमनियोटिक कैविटी थी, जब फोल्डिंग स्टार्ट होगी क्रेनियल और कॉर्डल एंड से, जब फोल्डिंग स्टार्ट होगी तो इसके ऊपर जो हमारे पास एमनियोटिक कैविटी थी उसका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड एक्सक्रीट होगा जब सिस्टम्स बनेंगे। और जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि ये सारे प्रोसेसेस पैरेलल जो है वो रन कर रहे हैं विद द सेम पेस, ठीक है। कहीं पेस थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन ये सारे काम, ये जो 3rd वीक वाले हमने इतनी लंबी लिस्ट पढ़ी जिसमें इतनी ज्यादा चेंजेस थी, वो सारे काम एट अ टाइम हो रहे हैं 3rd वीक के अंदर अंदर ही। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास स्पेसिफिकली growth of the neural tube and somites will cause, and the rapid expansion of the amniotic cavity will be responsible for the process of folding, ठीक है। अब हमारे पास फोल्डिंग जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी फोल्डिंग होगी और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी जो है वो फोल्डिंग होगी। लॉन्गिट्यूडनल से हमारा क्या मतलब होगा बेटा? Head and tail fold करेंगे. क्रेनियल और कॉर्डल साइड पे, ठीक है। यानी कि लंबाई के रुख में लॉन्ग एक्सिस साथ जो है हमारे पास जो है वो फोल्डिंग होगी। और ट्रांसवर्स फोल्ड्स का क्या मतलब होगा? Lateral folds. Lateral Sides folds, to.
साइड्स भी जो है वो बनेंगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास पहले डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था वो अब एक सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो है वो उसके हेड एंड और टेल एंड ग्रो करेंगे, और ट्रांसवर्स एक्सिस में उसके लैटरल फोल्ड्स जो है वो ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक इनिशियली एक फ्लैट डिस्क थी, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो। तो अब हम अगर टाइप्स ऑफ फोल्डिंग की बात करें तो हमारे पास हेड और टेल फोल्ड्स होंगे, जिन्हें हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कहेंगे कि हमारे पास ग्रो फोल्डिंग हो रही है, और लेटरल फोल्ड्स जो हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होंगे विच कॉजिंग फोल्डिंग इन दी ट्रांसवर्स एक्सिस। जो बॉडी की ट्रांसवर्स एक्सिस की वहां पर हमारे पास लेटरल फोल्डिंग होगी। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर बेटा आप लोग ये अगर डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास ये ऊपर जो है ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है। ठीक, ये नीचे क्या चीज है, योग सैक है, और यहाँ योग सैक के बाहर क्या चीज होगी बेटा, यहाँ योग सैक के बाहर क्या चीज होगी? कौन सी कैविटी होगी? कोरियोनिक कोरियोनिक कैविटी। कोरियोनिक कैविटी। और जो इतना सा ये पोर्शन हमें नजर आ रही है क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक। ठीक है, ये मैंने आप लोगों से इसलिए बेटा रिवाइज कराया है ताकि यू मे नो कि हम लोग हैं अभी उसी सैक के अंदर, उसी चीज में है, लेकिन ये सिर्फ हमने बीच में से छोटा डायग्राम उठाया है। इसके अराउंड जो है वो हमारे पास कोरियोनिक कैविटी है, एंड इट इज ये जो है वो हैंगिंग बॉल की तरह ही है हम भी, और ये जो है हम कनेक्टिंग स्टॉक के साथ जो है वो हैंग हुए हैं। अच्छा बेटा, ये वो डिस्क शेप एम्ब्रियो है जिसमें अब चेंजेस आना शुरू हुई हैं और हमारे पास जो है वो फोल्डिंग स्टार्ट हो रही है। इसकी फोल्डिंग की वजह से हमारे पास ऊपर एमनियोटिक सैक भी जो है वो इनलार्ज होगा। एमनियोटिक सैक के भी इनलार्ज होने की वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस पे फोल्डिंग है वो प्रोमोट होगी। तो हमारे पास ये जो है ये हमारा हेड है, जहां पर हमारे पास जो है वो न्यूरल फोल्ड्स थे। न्यूरल फोल्ड सबको याद है? न्यूरल ट्यूब के जो पार्ट्स थे उनमें हमारे पास न्यूरल फोल्ड था, ऊपर हमें जो है सोमाइट्स नजर आ रहे थे, न्यूरल पोर्स थे हमारे पास, जिसमें क्रेनियल न्यूरोपोर था और कॉर्डल न्यूरोपोर था। ठीक है, तो न्यूरल फोल्ड की जो फोल्डिंग होगी उसकी वजह से हमारे पास बेसिकली ब्रेन वेसिकल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सबसे इनिशियल फॉर्म होती है बॉडी में वो ब्रेन की जो है उसको हम डिनोट करेंगे एज अ ब्रेन वेसिकल। न्यूरल फोल्ड की फोल्डिंग की वजह से, न्यूरल फोल्ड की फर्दर ग्रोथ की वजह से हमारे पास ब्रेन के वेसिकल हमें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि नाउ दिस वेसिकल विल डिफरेंशिएट इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद हमें पहले पता था कि हमारे पास जो है वो हार्ट वाला एरिया, जो प्री कॉर्डल जो एरिया था वहां पर जो है वो हार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट जो है वो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा दोनों साइड से जो है वो हमारे पास जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। ये दोनों साइड्स जो है हमारे पास फोल्ड जो है वो होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसको आगे अब ये फर्दर हुआ है। यहाँ पर आप देखो कि हेड की एक प्रॉपर शेप जो है वो आना शुरू हो गई है, हार्ट अंदर की तरफ जाना शुरू हो गई है, और ये सारा कुछ हो रहा है ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। हेड की ये शेप इसलिए आना शुरू हो गई है क्योंकि अंदर ब्रेन वेसिकल की जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और अगर आप लोग देखो तो एमनियोटिक सैक जो है वो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया, और हमारे पास जो है ये एम्ब्रियो ने जो है वो एक प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप जो है वो लेना शुरू कर दिया है। अब ये उससे आगे फर्दर की वो, इसमें अगर आप लोग देखो तो इसमें जो है वो काफी ज्यादा फोल्डिंग हो गई है। एमनियोटिक सैक जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इनलार्ज हो गया है, और न्यूरल ट्यूब की आगे फर्दर फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो गई है। और जब ये फोल्डिंग बेटा होगी और लैटरल फोल्डिंग के अलोंग ये जो हमारा योग सैक था ये आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट होता जाएगा इनसाइड। ठीक है, ये इनसाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट होगा एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दी पार्ट ऑफ द गट।
ठीक है। ये अभी हमारे पास गट के पार्ट बनने हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये मिड गट की फॉर्मेशन में जो वो हमारे पास हेल्पफुल होगा। तो अब ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ये एम्ब्रियो के जो है वो अंदर चला जाएगा, इसका उतना पोर्शन जितने ने परसिस्ट करना है, अदरवाइज इसका भी फेट जो है वो हमारे पास यही है कि इसने रीजेनरेट होना है। और जो छोटा मोटा जो इसका पोर्शन बच जाएगा वो हमारे पास जो है वो अंदर जो है वो चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो है, और ये सारी जो फोल्डिंग है ये हमारे पास कितने वीक्स में होनी है बेटा? 1 week में। ये बहुत रैपिड ग्रोथ होगी हेड साइज। और इसमें भी जो है मैंने जैसे शुरू से आप लोगों को बताया हुआ है कि हेड साइज की ग्रोथ, जो इनिशियल फीटस होता है इसमें हेड जो है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज होता है, और जो टेल वाला पोर्शन होता है वो अभी नैरो होता है एज कम्पेयर टू दी हेड। तो इसमें जो है ये हमारे पास जल्दी जल्दी जो है ये ग्रोथ होगी। और ये हेड आप लोग देखो किस तरह जो है वो फोल्ड होना शुरू हो गया, और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो हमारे पास वेसिकल्स और स्ट्रक्चर फॉर्म हो, साथ ही जीआईटी की डेवलपमेंट शुरू हो गई है, जिसमें हमारे पास फोरगट, मिडगट और हाइंडगट बन रही है। और ये एम्ब्रियो अब प्रॉपर जो है वो एक सी शेप या कॉमा शेप स्ट्रक्चर में जो है वो आ गया। ये अभी हम देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल इसकी जो है वो एक्सिस जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इस बिल्डिंग के साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? फॉर्मेशन ऑफ द गट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो है एंडोडर्मल लेयर जो है वो योक सैक के अलोंग जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द गट करेगी, जिसमें फोर गट, मिड गट और हाइंड गट जो है वो फॉर्म होंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ द स्टोमोडियम, ये स्टोमोडियम जो है वो आप लोगों के लिए जो है ये समझ लो कि ये हमारे पास फ्यूचर माउथ है, ठीक है। ये फ्यूचर माउथ की जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये अपीयर होगी एज अ एक्टोडर्मल डिप्रेशन बिटवीन द फोर ब्रेन बल्ज एंड कार्डियक बल्ज। जो हमने देखा है बेटा पीछे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ज्यादा बेहतर देख सकते हो, ये आप लोग फोर ब्रेन बल्ज है और ये आप लोगों का हार्ट ब्रेन बल्ज है, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो है वो स्टोमोडियम की अपीयरेंस जो है वो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये देखो, ये जो ये ऊपर ये सारी जो डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है ये न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट है, ये मीजोडर्म के अंदर है ये डेवलपमेंट हो रही है, और ये न्यूरल ट्यूब बन रही है। और ये हमारे पास जो है ब्रेन वेसिकल अब डिफरेंशिएट होना शुरू हो गया है फोर ब्रेन, और इससे आगे फर्दर जो है वो डेवलपमेंट होगी। ये वो प्रीकॉर्डल एरिया है जहाँ पर हार्ट जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया है, और उससे पीछे जो है वो हमारे पास जो है ये गट की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें ये फोर गट है, ये मिड गट है, और ये हमारे पास जो है वो हाइंड गट है, ठीक है। और ये जो है, जी बेटा। मैम ये जो ओरोफैरिंजियल मेम्ब्रेन होती है ये भी तो फ्यूचर तो माउथ पे होती है, तो फिर ये स्टोमोडियम के पास होगी कहीं पे? ये स्टोमोडियम की बेटा आप ये समझ लो कि उसकी कवरिंग होगी, स्टोमोडियम जहाँ बन रहा है उसके पीछे ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन होगी, और जब ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो वो माउथ की ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह पीछे जो हमारे पास क्लोइकल मेम्ब्रेन थी, ये जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर बाहर एनएस की डेवलपमेंट होगी और अंदर जो है ये मेम्ब्रेन होगी, फिर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो ये पाथ हो जाएगा। समझ आ गई? हाँ, मैं प्री-कोर्डल प्लेट की जगह हार्ड बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, वहां पर जो आप लोगों को याद है जब हमने नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन पढ़ी थी और हमने कहा था कि सेल्स इनिशियल सेल्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, और इनिशियल सेल्स ने माइग्रेट करके ये एक एरिया बनाया था हमारे पास, और वहाँ पर ये जो है वो हार्ट की फॉर्मेशन जो है वहां पर हो रही है, वो उस एरिया में होगी। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जब वो हम लोग एंजियोजेनेसिस और वेस्कुलोजेनेसिस कर रहे थे उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इस एरिया में प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब्स जो हैं वो इनिशियली फॉर्म होंगी, जो कि फिर हमारे पास आगे फर्दर इन ट्यूब्स की जो है वो हार्ट में डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसी एरिया को हमने कहा था कि फिर ये जो है जो बाकी बॉडी का वेस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस है ये उसके साथ जो है वो अपना कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर ये बेटा ये हमारा डेफिनेटिव योग सैक था, और जो योग सैक होता है इसने जो है इसका फेट जो है वो इसने डीजेनरेट कर जाना होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो रह जाता है, एंड दैट विल इनकॉर्पोरेट। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर जा रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली मिड गट का पार्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पर फोर गट है, ये मिड गट है, ये हाइंड गट है, और हाइंड गट के पीछे ही बेटा यहाँ हमें जो है ये नजर आ रही है क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो ये आप लोगों को जो है वो एक फोल्डिंग की अच्छी सी डायग्राम है, जिससे आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारा हेड फोल्ड भी जो है वो साइज में इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन, और हमारा जो है वो टेल एंड भी जो है वहां पर इंक्रीज कर रहा है। स्टोमोडियम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, और अंदर हमारे पास गट की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, जिसमें हमारा जो योग सैक है वो जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है वो अंदर की साइड जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अब जितनी लेयर्स हैं वो सब अपने अपने काम कर रही हैं। एक्टोडर्म अपने डेरिवेटिव्स दे रही है, एंडोडर्म अपने डेरिवेटिव्स बनाने में मसरूफ है, और मेसोडर्म अपना काम करने में मसरूफ है। मेसोडर्म जो है वो अपने सोमाइट्स, न्यूरल ट्यूब वो सब कुछ फॉर्म करेगी, एंडोडर्म जो है वो की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, एक्टोडर्म ने जो बाहर के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो बनाने में जो है वो बिजी है, ठीक है। ये स्टोमोडियम मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज पता है होती है? अभी आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, अभी आप लोग जस्ट इसको ये समझ लो कि ये कुछ हमारी कवरिंग्स होती हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल विसरास को, ठीक है, एब्डोमिनल विसरास का मतलब पता है? यस मैम। एब्डोमिनल जैसे एरिया में ऑर्गन्स, एब्डोमिनल विसरास मसलन इंटेस्टाइन, गट के ऑर्गन्स, गट, हाँ, ये हमारे पास हाँ, स्टमक है, लिवर है, यस इंटेस्टाइन्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इन सबको आपस में भी जोड़े और इन सबको एब्डोमिनल वॉल से भी जोड़े, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो हमारे पास हमारे ऑर्गन्स को उनकी पोजीशंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होंगी। जैसे किडनीज हैं, किडनीज को वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़ देगी, हमारे जो है आपस में उनको रिलेट करेगी, गट को होल्ड करेगी, स्टमक को गट के साथ, लिवर के साथ जो है वो कनेक्ट कराएगी। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती हैं जो हमारे गट ऑर्गन्स को उनकी पोजीशन में रखते हैं। अभी आप लोग ये समझो कि उनकी पोजीशंस मेंटेन करने में काम आएंगे, आगे इनके और भी फंक्शंस होंगे। एक दूसरे से जब जोड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है एक जगह से ब्लड वेसल्स को दूसरी जगह ले जाने में भी ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा रिवर्सल ऑफ पोजीशंस जो वो इसमें होगा, जैसे कि हार्ट और जो है वो हार्ट ने अपनी पोजीशन पे जाना है, हार्ट और पेरिकार्डियम ने जो है वो हमारे पास आना है। यानी कि शुरू में अगर हम देखें तो हार्ट की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो अभी आप देखते हो अडल्ट लाइफ में, उसके मुकाबले में हार्ट की पोजीशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हार्ट जो है वो हमारे पास जाएगा। कनेक्टिंग स्टॉक जो पहले हमारे पास ऊपर की साइड पे जो है वो हमारे पास नजर आई थी, अब वो भी जो है वो अब अपनी पोजीशन जो है वो रीअरेंज करेगी और चेंज कर लेगी। तो हमारे पास ये सारी चेंजेस जो हैं वो एज अ रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग हमारे पास जो है वो आकर करेंगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये क्या चीज है बेटा? ब्रेन वेसिकल, ब्रेन की ब्रेन डेवलपमेंट हो वेसिकल, रही है, ब्रेन में ब्रेन की हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखो तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर नेजल प्लेकोड्स, नेजल प्लेकोड क्या शो कर रहे हैं? नेजल का मतलब प्लेकोड, नेजल नेजल कैप, नेजल कैविटी, इसका मतलब है फ्यूचर हमारे पास यहाँ पर अभी ये सिर्फ प्लेकोड्स जो है वो ले डाउन हुए, यानी कि इनिशियल हमें पता चल गया है कि इस साइड पे हमारे पास जो है वो आई की फॉर्मेशन होनी है, और इस साइड पे जो है वो हमारे पास नेजल कैविटी की जो है वो फॉर्मेशन होनी है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास हार्ट की जो है वो फॉर्मेशन, जो ट्यूब थी वो अंदर की तरफ चली गई है और वो अपनी पोजीशन जो है वो अटेन करना शुरू कर देगी। ये पीछे सारे जो हैं वो आपको क्या नजर आ रहे हैं बेटा? ये क्या है पीछे जो हमें नजर आ रहे हैं? सोमाइट्स हैं, ठीक है। सोमाइट्स की आप लोग पोजीशन देख सकते हो वो कैसे रीअरेंज हो गई है, और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि योग सैक जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला गया, और व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि अब हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलेंगे, ये किस तरह जो है वो हमारे पास इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है।
और ये टेल जो है वो हमारे पास हमें नजर आ रही है। बर्ड्स की जो है वो यहाँ पर हमारे पास इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि एक वो जो डिस्क शेप एम्ब्रियो था हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो आना शुरू हो गया है। ये अगेन आप लोग देख सकते हो, ये अल्ट्रासाउंड हाई इमेजिंग से जो है ये हमें नजर आ रहा है। ये क्या चीज है बेटा, ये वाली Heart. हाँ शाबाश, इसको लिम्ब बर्ड ना लेना, ठीक है। ये हार्ट है, और ये क्या चीज नजर आ रही है हमें, ये वाली, ये क्या है? Like cord या gut. हाँ गट है और अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ अगर हम जाएं, यहाँ अगर आगे होती तो हम इसको कहते कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड हमें नजर आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पर नजर आ रही है, बाकी ये सारी गट की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये क्या चीज है बेटा? Limb buds. लिम्ब बर्ड, अपर लिम्ब बर्ड, ठीक है, ये चीज जरूर मेंशन करनी है। ये क्या है नीचे? Lower limb bud. लोअर लिम्ब बर्ड है। ये क्या चीज, कौन सा एंड होगा? Tail. टेल एंड है। ये कौन सा एंड है? Head. हेड। और ये बेटा ये सारी क्या चीजें नजर आ रही हैं हमें? Somites. Somites। Somites. ये हमारी ये जो पिक्चर है, ये हमारे पास 3rd to 4th वीक ऑफ एम्ब्रियो की पिक्चर जो है ये हमें नजर आ गई। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमें लेंस प्लेकोड भी जो है वो नजर आ रहा है, यहाँ पर अपीयर हुआ हुआ, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं इनको हम फ्रिंजियल आर्चेस कहते हैं। और ये जो है ये हमारे पास हेड एंड नेक के जो मसल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनमें से कुछ कंपोनेंट्स में से जैसे वेगस नर्व निकलेगी, और वो सारा कुछ, ये सारा कुछ जो है हमारे उनका इन कंपोनेंट की नर्व्स जो हैं वो डिसाइडेड होती हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये आप लोगों ने फोल्डिंग देख ली, और जो हमारी गट की फोल्डिंग, जो गट की फॉर्मेशन होगी या गट जो है गट की डेवलपमेंट की वजह से जो लैटरल फोल्डिंग होती है ना, वो एम्ब्रियो की लैटरल फोल्डिंग है वो बेसिकली गट की फॉर्मेशन की वजह से होती है। जैसे जैसे गट का साइज इंक्रीज करता जाएगा, एम्ब्रियो लैटरल साइड से जो है दोनों तरफ से कितने फोल्ड्स बनेंगे लैटरल And horizontal. Lateral and horizontal. लैटरल फोल्ड्स कितने होने चाहिए? 2 होंगे ना, 2 लैटरल फोल्ड्स राइट एंड लेफ्ट होंगे। राइट एंड लेफ्ट, शाबाश। 2 साइड से एम्ब्रियो ने ऐसे सिलेंडर बनना है, तो दोनों साइड से एक दूसरे को अप्रोच करेगी, सिलेंडर की फॉर्म में आना है, डिस्क सिलेंडर की फॉर्म में आना है, तो दोनों चीजें एक दूसरे को अप्रोच करेंगी। हमारी ये जो लैटरल बॉडी फोल्ड्स हैं, जो लैटरल साइड्स हैं हमारी बॉडी की, ये जो हैं वो इस तरह हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाएंगी। अब ये है हाउ टू असेस द फीटल एज, ठीक है। अब ये हमने इसमें जी मैम आपने वो पीछे जो फॉर्मेशन ऑफ गट पढ़ाई है ना, एक मेम्ब्रेन थी शायद, ब्यूकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, वो आपने नहीं बताई, वो क्या ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ही है? सेम, एक ही बात है, बकोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल, ठीक है, एक ही बात। अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास जो है ये अब हमने वीक वाइज ना अब इसकी चेंजेस हैं, ठीक है, कि इसमें हमने क्या देखना है कि 4th वीक के एंड पे हमारे पास क्या होगा, या 4th वीक के एम्ब्रियो को हम कैसे पहचान सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या चीजें जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, 4th वीक में क्या डेवलपमेंट आनी है, फिर 22nd से 23rd डे पे, ये डे वाइज हमने जो है ये सारी आप लोगों की बुक में जो है ये लिखी हुई है, वीक में कौन से वीक में क्या चेंजेस आनी है। ये सारी चेंजेस जो हैं ये आप लोगों ने जो है वो जस्ट याद करनी है, ठीक। इसमें अब कोई समझने वाली बात नहीं है, मैं एक वीक आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने इसको जो है वो किस तरह इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। अब यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछता है कि 4th वीक पे जो है फीटल एज आप लोग कैसे डिटरमिन करोगे, तो हमें उसमें हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास सोमाइट्स इस एज पे हमारे पास जो है वो बहुत हेल्पफुल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटल एज। हमें पता है कितने सोमाइट्स अपीयर होते हैं पर डे के हिसाब से बेटा? 3 pairs। 3 pairs हैं वो अपीयर होते हैं, तो उसके हिसाब से हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने सोमाइट कैलकुलेट किए, और सोमाइट कैलकुलेट करने के बाद हमें पता है कि फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट जो है वो हमारे पास 20th डे पे अपीयर होता है, तो उसके बाद हम सोमाइट्स के नंबर काउंट करके हम एज की एस्टिमेशन जो है वो कर सकते हैं।
कि जैसे फॉर एग्जांपल बाय 25 में हमारे पास 17 to 20 पेयर्स होने चाहिए, 5th वीक के एंड पे वी शुड हैव 42 to 44 पेयर्स होने चाहिए, जिसमें से हमारे पास ऑक्सीपिटल रीजन में कितने होने चाहिए ये हम सारा जो है वो देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है, ये वैसे आगे जाके भी दोबारा आएगा, यहाँ भी हम एक दफा कर लेते हैं कि जैसे ही अब जैसे फॉर एग्जांपल सोमाइट्स खत्म हो गए, ठीक है, 5th वीक गुजर गया, सोमाइट खत्म हो गया, तो अब भी आगे हमारे पास कोई ऐसे टूल्स होने चाहिए ना जिसको हम मेजर करके बता सकें कि ये इस वक्त ये जो एम्ब्रियो या फीटस है, अब तो हम फीटस कहेंगे, फीटस जो है वो अब उसकी क्या एज है हमारे पास, तो उसके लिए हम जो है वो दो चीजें यूज करते हैं। वन इज नोन एज दी क्राउन रम्प लेंथ, CR इसको हम कहते हैं, यानी कि 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि हमारे पास बेटा वो खत्म हो गए सोमाइट्स, अब हमारे पास सोमाइट्स नहीं है। सोमाइट्स कैसे खत्म हुए? डिफरेंशिएट मैम वो आगे डिफरेंशिएट कर गए। हाँ, डिफरेंशिएट कर गए, और कुछ ने क्या किया, रिग्रेस कर गए। जो हमारे टेल एंड वाले सोमाइट्स थे जिन्होंने कुछ नहीं बनाना था, जो हमने कहा था कि ये लास्ट पेयर्स जो हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, और ये तो यानी कि जो उनकी डेस्टिनेशन थी वो उस पे चले गए हैं, उन्होंने रिब्स बनानी शुरू कर दी हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनाना शुरू कर दिया है, स्किन बन रही है, मसल्स बन रहे हैं, तो अब हमारे पास सोमाइट्स नहीं है एज एस्टिमेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि क्राउन रम्प लेंथ, क्राउन रम्प लेंथ, क्राउन का क्या मतलब हुआ? क्राउन हेड रीजन, हेड, क्रेनियल साइड से लेंगे। तो हम जो है हेड से, फीटस के हेड से लेके इस तरह ये पूरी यहाँ तक इसकी जो कॉर्डल एमिनेंस होगी हमारे पास, यहाँ तक जो है वो हम इसकी यानी कि क्रेनियल साइड से लेके कॉर्डल एमिनेंस हम इसकी जो है वो लेंथ जो है वो मेजर करते हैं। और ये सब भी जो है ये यानी कि नॉर्मल ये लोगों ने इस पे रिसर्च करके इसको एक वो हमारे पास लिस्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल के 5th वीक का एम्ब्रियो हम देख रहे हैं तो उसकी ये मिलीमीटर्स में जो है ये मेजरमेंट होती है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम एक एरो इधर जैसे हम अल्ट्रासाउंड सारा कुछ खुद ही कर लेता है, जैसे एक मार्क हम जो है वो हेड साइड पे मार्क लगाएंगे और उसको फिर हम अपने कलर को लेके जाएंगे कॉर्डल प्रोमिनेंस पे, तो वहां पर दूसरा का मार्क लगाएंगे तो वो जो है वो हमें लेंथ जो है मिलीमीटर्स में मेजर करके दे देगा। तो यही हमारे पास जो है वो हमारे पास चार्ट होता है जिसमें से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। और इसमें जो है ये चीजें आपने याद नहीं करनी कि ये कितने मिलीमीटर होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जब सोमाइट्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं जिससे हम जो है वो फीटस को जो है वो मेजर कर सकते हैं उसकी एज। तो एक हमारे पास टूल जो है वो रम्प लेंथ है, CRL, और ये लेंथ बेटा एंड तक 9th मंथ की प्रेगनेंसी तक जो है वो इसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर मेजरिंग द एज ऑफ फीटस। उसके बाद हमारे पास जो है BPD, बाय पेराइटल डायमीटर, इससे क्या समझ आता है बेटा? बाय पेराइटल डायमीटर, कुछ समझ आता है इससे? लैटरली ट्रांसवर्स एक्सिस में होगा, है तो ट्रांसवर्स एक्सिस। पेराइटल क्या चीज है बेटा, कुछ आइडिया है? मैम आउटर नहीं, अभी नहीं होगा। पेराइटल जो है बेटा बेसिकली हमारे पास पेराइटल जो है ये बोन है, ये जो यहाँ पर ये जो स्कल की बोन है, ठीक है। बाय पेराइटल मींस कि हमने दोनों पेराइटल, ये आप लोग ये जब हम कहते हैं ना हमारे सर में दर्द हो रही है तो जहाँ जिस जगह पे हम हाथ रखते हैं दैट इज एक्चुअली दी पेराइटल बोन्स, ठीक है। ये हमारी जो है ये पेराइटल बोन्स है। तो ये जो हम इन दोनों के दरमियान में जो है दोनों पेराइटल बोन्स के दरमियान का जो है वो डायमीटर लेते हैं जिसको हम BPD या बायपेराइटल डायमीटर कहते हैं। और ये बायपेराइटल डायमीटर हम तब लेंगे जब जब बोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी तो हमारे पास जो है वो ये जो इनिशियल मंथ है यानी कि 5th, 2nd, 3rd, 4th, इसमें हमारे पास कोई प्रॉपर बोन्स बन रही हैं लेकिन प्रॉपर इसमें हमारे पास जो है वो कोई शेप नहीं है अभी। तो ये हमारे पास 16 to 3 वीक्स में हम इसको जो है वो मेजर करना शुरू कर देंगे। यानी कि रम्प लेंथ जो है इनिशियल सबसे शुरू में हमारे पास क्या चीज थी? सोमाइट्स। जब वो अपीयर होना शुरू है उसके बाद हमने इसको यूटिलाइज किया क्राउन रम्प लेंथ को, और उसके बाद हमारे पास टूल क्या आ गया? BPD, बायपेराइटल डायमीटर, ठीक है। अब ये
क्राउन रम्प लेंथ और बाइपराइटल डायामीटर बीपीडी, इसको हम अल्ट्रासाउंड कभी आप लोगों को देखा है इत्तेफाक हुआ तो उसमें ये CRL और BPD लिखा होता है। जो अगर मुझे कोई अल्ट्रासाउंड मिला तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। ये जो है ये मिलीमीटर्स में इनकी जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो लिखी होती हैं। अच्छा, ये बाइपराइटल डायामीटर एंड तक 9th मंथ तक हमें जो है वो काम करेगा और बाइपराइटल डायामीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 जो है वो रीच करता है। और इससे भी हम जो है वो असेस करते हैं बाइपराइटल डायामीटर से भी कि आइदर फीटस जो हमारा जो उस वक्त तो ग्रोथ हो चुकी है कंप्लीट, उसमें हमें बाइपराइटल डायामीटर इस चीज में भी हेल्पफुल होता है कि आइदर दिस डिलीवरी विल बी नॉर्मल, कि नॉर्मल जो पैसेज है वहां से इसकी डिलीवरी होगी, या आइदर दिस डिलीवरी शुड बी अ सिजेरियन सेक्शन। उससे स्पेस का आइडिया हो जाता है मेजरमेंट से, ये आगे की बातें हैं। लेकिन ये है कि ये टूल्स बहुत ज्यादा जो वो हेल्पफुल होते हैं। अब ये जो है जो हम डेवलपमेंट डेटा देख रहे हैं ये जो सारे वीक्स में, ये बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स जो एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगी हमारे पास, हम उनको इस पीरियड में जो है वो मेंशन करते हैं। अब जैसे 4 to 8 वीक्स है, वो 4th वीक में हमारे पास हम कौन से डेज पे 22 to 28 डेज पे हमारे पास अब जो चेंजेस आनी है उसमें हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चेंजेस हैं। एम्ब्रियो स्ट्रेट हो गया है, 4 to 12 स्माइट्स हैं, न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गई हैं, और वाइडली ओपन क्रेनियल और कॉर्डल पोल्स हैं, न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो फ्यूज होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि मिड रीजन से जो है न्यूरल फोल्ड्स की फोल्डिंग जो है वो शुरू हो जाती है। न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल जो है वो बनाना शुरू जो है वो हो गए हैं। ऑप्टिक ग्रूव फॉर्म हो गया है, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ फ्रिंजियल आर्चेस जो है वो प्रेजेंट है। फ्रिंजियल आर्चेस मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाई थी, तो ये वाली इसकी बात कर रहे हैं हम, ये फ्रिंजियल आर्चेस हैं, ये डेवलप होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जो है ना ये इस तरह की यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एम्ब्रियो लाइटली कर्व हो गया है, फोल्ड हो गया है, न्यूरोपोड क्रोज हो गया है, नंबर ऑफ सोमाइट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्रिंजियल, ये जो है ये सारी आपने इस तरह की जो चेंजेस हैं इनको जस्ट आप लोगों ने रीड करना है और याद कर लेना। ये भी नहीं मैं कह सकती कि ये जो है एग्जाम में नहीं आएंगे, चांसेस कम है, परसेंटेज इनकी इन क्वेश्चंस का कम है, लेकिन कोई पता नहीं दिमाग घूम जाए कुछ हो जाए और जो है वो एक अनयूजुअल पेपर बने तो उसमें इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाएं, पेपर ट्विस्ट हो जाए तो इस तरह के आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वो आ जाए कि जी इस डेज की चेंजेस लिखें, तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि ये आप बिल्कुल ही कहो कि ये मैडम ने कहा था ये जस्ट सुपरफिशियल रीडिंग करनी है, इस तरह नहीं है। इस पे हम अपना पूरा यानी कि लेक्चर इस पे वो करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपने ये मेमोराइज करना है कि इस डे पे क्या चीज है। ये आप लोगों को सारा हमने डिस्कस कर लिया है कि बर्ड्स क्या हैं, ये सारी चीजें ये आप लोगों के जो है टेबल जो है वो उसमें बना हुआ है कि कौन से एज पे सोमाइट्स क्या होंगे, लेंथ क्या होगी, ये सिर्फ आप लोगों ने जो है वो शुरू करना है। इसी तरह आप ये जैसे एक्सटर्नल ये पीछे जो थे 4th वीक के थे, अब ये 5th वीक के हैं कि अपर लिम्स पैडल जो है पैडल शेप होंगे, लेंस पिट प्रेजेंट है, नेजल पिट प्रेजेंट है, ऑप्टिक कप्स प्रेजेंट है, हैंड पिट्स फॉर्म हो गई हैं, डिजिटल रेज अपीयर हो गई हैं। डिजिटल रेज हम इस चीज को कह रहे हैं जो हाथ में हमारे पास ये जो सेपरेशन हमें नजर आएगी फिंगर्स फॉर्मेशन की, इसको हम डिजिटल रेज जो है कहते हैं। वो अभी इंशाल्लाह आप लोगों के नेक्स्ट वीक में जो है ये स्केलेटल सिस्टम जब स्टार्ट होगा उस वक्त ये चीजें आपको और ज्यादा इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने जो है वो मेमोराइज जो है वो करनी है कि और जो है वो हमारे पास क्या क्या, अब जैसे आईलिड्स ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, लिम्स जो हैं वो, अगर आप लोग तस्वीरें ही देखते जाओ ना, पिक्चर्स देखते जाओ तो उसमें आप लोगों को नजर आएगा किस तरह जो है हो रहा है। अब जैसे 52 डेज पे बेंड एट एल्बो, एल्बो का बेंड आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर अंदर जो फॉर्मेशन शुरू हो गई है, आर्म और फोर आर्म जो है वो डिफरेंशिएट जो है वो होना शुरू हो गए हैं, फिंगर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हमें नजर आ रही हैं, और हैंड और फीट जो है वो अप्रोच कर रहे हैं ईच अदर, यानी कि दोनों की ग्रोथ जो है वो हो रही है। फीट अभी जो है वेब्ड फॉर्म में है, यानी कि वहां पर अभी जो है हमारे प्रॉपर फिंगर की फॉर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन नी जो है वो बनना शुरू हो गया है, नी की बेंड हमें नजर आना शुरू है, यानी कि थाई और लेग जो है वो भी डिफरेंशिएट जो है वो हमारे पास होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया बेटा? यस मैम आ गया। तो Yes, ma'am. ये जो है ये हमने इस तरह इसको कर लिया।
मैम ये अच्छा, जो चीजें आपकी स्लाइड्स में लिखी है यही सिर्फ अगर हम बस याद यही करें। कर लेना, यही कर लेना। ये इसमें ये चैप्टर जो है ना बड़ा प्रोलॉन्ग सा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको बस स्लाइड से जो है वो कर लेना। इसमें जो मेन इवेंट है आप लोगों के ख्याल में, जो हमने मेन चीज पढ़ी वो क्या पढ़ी? फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। शाबाश, फोल्डिंग। फोल्डिंग एक सेपरेट आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि अगर कोई 4 to 8 वीक डेवलपमेंट में से कोई एग्जामिनर को, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है, उसने अच्छा क्वेश्चन उठाना है आप लोगों को देने के लिए, तो उसको फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो का क्वेश्चन आना चाहिए। और फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो जो है वो इसका हमारा सबसे बड़ा चैप्टर का जो है ना वो क्वेश्चन है, SCQ है, मेन SCQ है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेंजेस भी जो है वो कोई ना कोई पूछ सकता है। एटलीस्ट आपसे कोई MCQ ऐसा बन सकता है जिसमें से जो है ये चेंजेस की जा सकती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को जस्ट जो है वो मेमोराइज कर लेना है कि हमारे पास जो है वो क्या चीज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फीटल पीरियड हम जो है वो देख लेते हैं। नजर आ रही है बेटा आप लोगों को स्लाइड? यस मैम। अच्छा, यस अब फीटल पीरियड हम इसको देख लेते हैं। ये भी हम जस्ट जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है, वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग खुद ही है वो कर लो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक दफा इनकी शक्लें दिखा देती हूँ, बाद में आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए आसानी होगी। अब इसको मैं जस्ट, ये भी वही चीज है। अब देखो, हमने 4th to 8th वीक तक की चेंजेस देखी। 4 to 8 वीक में हमारा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट वाज द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। फोल्डिंग की वजह से हमारे बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं फर्दर इस्टेब्लिश हुए, जैसे हार्ट की फॉर्मेशन हुई, फ्रिंजल आर्चेस हमें नजर आना शुरू हो गई, हमारे पास गट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, क्लोइकल मेम्ब्रेन जो है वो हमें नजर आ गई, बकोफ्रिंजल मेम्ब्रेन जो है वो हमें नजर आ गई। फर्दर क्या होना है? फर्दर फॉर्म यानी कि मॉर्फोजेनेसिस होना है। फर्दर इन सिस्टम्स ने जो है वो अब काम करना शुरू करना है। हार्ट हमें बना हुआ तो नजर आया, यानी कि वो आप समझ लो कि उसके डिफरेंट वेजिकल्स, हर चीज का हमें वेजिकल बनना हमें नजर आ गया। लेकिन अब उन सिस्टम्स ने वर्क करना है, उन्होंने आगे फर्दर अपने जो है वो प्रॉपर सिस्टम्स की जो वो रनिंग होनी है, जैसे प्रॉपर सर्कुलेशन होगी बॉडी की, हार्ट की पंप स्टार्ट होनी है, बर्ड सिस्टम जो अभी हम सिर्फ लिम्ब बर्ड्स देख रहे थे वो अब प्रॉपर हैंड में आएंगे, उनकी मूवमेंट शुरू होगी। हमने देखा 9th वीक से पहले पहले तक हमारे पास एल्बो बेंड भी था, नी बेंड भी था, हाथ की फिंगर्स प्रोमिनेंट थी, लेकिन पाँव वाली जो फुट था उसके सिर्फ वेब था। ये सारी चेंजेस है। अब इनमें फर्दर लेंस प्लेग कोड देखा हमने, नेजल प्लेग कोड देखा। अब जाहिर सी बात है, लेंस प्लेग कोड की फॉर्म में है ना, उस एरिया में जो है हमारे पास प्रॉपर आई की डेवलपमेंट होनी है। नेजल कोड ने नेजल प्लेग कोड नहीं रहना, वहां पर प्रॉपर नेजल कैविटी। तो आगे फर्दर फीटल पीरियड में हमारे पास टिल बर्थ हम ये देखें कि इनमें क्या क्या चेंजेस हमारे पास आई हैं। ठीक है? वाइबिलिटी, वाइबिलिटी हमने पहले पढ़ा था। वाइबिलिटी, व्हाट इज वाइबिलिटी ऑफ द फेस? नहीं पढ़ा था कि नहीं? नहीं पढ़ा था। नहीं अच्छा, पढ़ा था अबॉर्शंस में। इसका मतलब ये होता है कि इट इज द क्वालिटी या इट इज द एबिलिटी ऑफ द फीटस टू सर्वाइव इन एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। का क्या मतलब है बेटा? कि अगर मैच्योर हो जाता है तो फिर किस एज तक वो बच जाएगा? शाबाश। इसका मतलब ये है हमारे पास कि वो कौन सी एज है जिसपे ये फीटस जो है विदाउट यूट्रस, यानी कि जो उसको यूट्रस में एक एनवायरनमेंट मिल रही है, जो उसको हार्मोन्स मिल रहे हैं, उसको सारी चीजें मिल रही हैं, सारे जो है उसके बगैर बाहर आके, यानी कि यूट्राइन इन्वायरमेंट के अलावा बाहर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, यानी कि अगर उसको जरूरत उस वक्त यूट्राइन इन्वायरमेंट की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि उसकी डिलीवरी जो है वो अर्ली हो गई है, प्री मैच्योर हो गई है, तो वो ऐसी कौन सी एज होगी जब वो बाहर आके सरवाइव कर सके। तो वाइबिलिटी ऑफ द फीटस इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ द फीटस टू सर्वाइव इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड द यूट्रस। और वाइबल फीटस हम तब कहते हैं कि जब 22 वीक्स के बाद जो फीटस होता है, यानी कि 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का जो फीटस है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वाइबल। अगेन हमारे पास इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे कि आपके पास कौन सी
जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल हैं, आप लोगों का आईसीयू कितना स्ट्रॉन्ग है, पीडियाट्रिक आईसीयू कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें जो है वो आपके पास कौन कौन सी मॉनिटरिंग अवेलेबल है, सारा कुछ, इन्फेक्शन वहां पर कंट्रोल रेट क्या है, क्योंकि 22 वीक्स के फीटस की अपनी इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा लो होगी, उसको तो यानी कि इतने इन्फेक्शन हो सकते हैं कि जो गिने भी ना जा सके। तो ये सारा कुछ इन्वायरमेंटल रोल कैसा है वहां पर, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो रिसर्चेस हैं वो कहती हैं कि फीटस जो है वो 22 वीक्स पे वायरल होता है। और बाहर के मुल्कों में तो आप लोगों ने अगर कभी यूट्यूब पे वीडियोस भी हो तो उसमें तो इतने छोटे छोटे फीटस होते हैं जो डिलीवर हो जाते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। अगर आप लोगों को मुझे कोई वीडियो मिली तो आप लोगों को जरूर टैग करूंगी। तो वो छोटे छोटे फीटस को यानी कि उनके इतनी ज्यादा ये अवेलेबिलिटीज होती हैं कि वो चीज को छोटे से फीटस को यानी कि 22 वीक्स फीटस कैन गो अप टिल 40 वीक्स, वो यानी कि 20 वीक्स में वो पूरा यानी कि एम्ब्रियो जो है वो पूरा ह्यूमन वो फॉर्म हो जाता है फीटस। तो वो जो है वो इतनी अच्छी जबरदस्त इन्वायरमेंट्स जो हैं वो होती हैं। लेकिन अगेन ये प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, अगर पाकिस्तान में अवेलेबल भी होंगे हमारे पास तो वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे कि वो हर पेरेंट जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो वैसे हमारे पास बाइबल, हमें क्या पता चला कि बाइबल कब है फीटस? 22 उसके अलावा 22 वीक्स भी हो और एटलीस्ट फीटस का वेट है वो हमारे पास कितना होना चाहिए? 500 ग्राम। ठीक है, जो नॉर्मल फीटस हमारे पास बॉर्न होता है वो 2 से लेके 3 kg के दरमियान जो है ये जो हमारे पास बॉर्न होता है बेबी, उसका वेट जो है वो 2 से लेके 3 kg के दरमियान होता है नॉर्मल। अगर कोई जो है हेल्दी बच्चा होगा वो 4 kg तक टच कर सकता है, 4 kg को क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, 4 kg वाला बेबी नॉर्मल बॉर्न हो जाएगा। कैन वेट इफेक्ट द मोड ऑफ डिलीवरी? यस तो ये जो वेट है इट कैन ऑल्सो डिसाइड द मोड ऑफ द डिलीवरी। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो 22 होना चाहिए, 500 ग्राम होना चाहिए। 22 वीक्स तक अगर आप लोग पीछे देखो तो 22 वीक्स तक काफी ज्यादा सिस्टम्स हमारे जो है वर्किंग फॉर्म में भी आ जाएंगे और काफी डेवलपमेंट्स भी जो है वो हो गई होंगी। ठीक है, और जो हमारे पास जो 500 ग्राम वाला फीटस होगा वो सरवाइव नहीं करेगा, और हमारे पास जो वेट है वो तकरीबन 1500 ग्राम से लेके 2500 ग्राम्स के दरमियान अगर फीटस का वेट होगा तो वो सरवाइव करेगा। प्री मेच्योर फीटस क्या होता है कि बॉर्न एट 37 वीक्स या उससे भी पहले बॉर्न है, जैसे 29 30 इस पे भी जो बॉर्न होगा उसको प्री मेच्योर कहेंगे। लो बर्थ वेट का क्या मतलब होगा कि बेबीज तो फुल टर्म हो। फुल टर्म का बेटा क्या मतलब है? ऑन टाइम डिलीवरी हुई है, तो पूरे 9 मंथ्स के बाद बॉर्न हो रहा है, लेकिन उसका वेट जो है वो 9 मंथ के हिसाब से ग्रो नहीं किया है, और उसका जो वेट है यानी कि हम उसकी देखें सारी चीजें देखें तो 9 मंथ में उसकी सारी चीजें पूरी हो गई हैं, लेकिन उसका वेट जो है वो बिलो है जो होना चाहिए। तो ऐसे बेबीज को हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबीज विच आर बॉर्न एट फुल टर्म। बॉर्न वो फुल टर्म पे हुए हैं, यानी कि ये नहीं है कि कोई प्रीमेच्योर डिलीवरी है। प्रीमेच्योर पे तो डेफिनेटली उसका वेट कम होना चाहिए, लेकिन ये फुल टर्म पे बॉर्न हो रहे हैं लेकिन इनका वेट जो है वो लेस देन 2500 ग्राम्स है, यानी कि कमजोर है। अब एस्टिमेशन ये आप लोगों को अगर बेटा ये नजर आ रहा हो तो ये हमारे पास ये देखो ये कौन सी मेजरमेंट हो रही है? क्राउन लेंथ, क्राउन रम्प लेंथ जो है वो हमें नजर आ रही है। अब एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज कैसे करनी है, उसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड यानी कि ये अल्ट्रासाउंड के लिए हमने क्या क्या चीजें देखनी है? क्राउन रम्प लेंथ देखनी है, हेड सर्कमफ्रेंस देखना है, यानी कि टोटल सर्कमफ्रेंस भी देखते हैं हम हेड का। इसके अलावा बाइपराइटल भी देखते हैं जो कि सिर्फ दोनों साइड से होता है। फीमर लेंथ फीमर की कोई बात ऐसी याद है जो यहाँ हेल्पफुल हो? पढ़ी आपने कोई ऐसी क्लिनिकल? the first long bone to develop. फर्स्ट लॉन्ग बोन, शाबाश, फर्स्ट लॉन्ग बोन टू डेवलप, जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फीटल एज। ठीक है, तो फीमर लेंथ को जो है वो हमने मेजर करना है।
फुट लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, और 4th वीक में हम सोमाइट्स को भी जो है वो हमारे पास सोमाइट्स भी जो है वो हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये हम गेस्टेशनल एज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, LNMP हम इसको कहते हैं, या LMP कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो है वो हम जो एज काउंट करते हैं उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल एज, ठीक है। तो ये हम क्या क्या चीजें, अल्ट्रासाउंड अगर हम अब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं फीटल एज की, ठीक है, कि हमने फीटल एज हम निकालना चाह रहे हैं, फीटल एज की एस्टिमेशन के लिए इस वक्त हमने यूज किया है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, क्राउन रम्प लेंथ मेजर कर सकते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस मेजर कर सकते हैं, बाइपराइटल डायमीटर और फीमर लेंथ, फुट लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। अब गेस्टेशनल एज का क्या मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज गेस्टेशनल एज या हाउ कैन वी कैलकुलेट द गेस्टेशनल एज, तो गेस्टेशनल एज हमारी जो है वो काउंट होती है फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, यानी कि जो लास्ट टाइम पे जो पीरियड्स आए होंगे उनकी जो डेट होगी वहां से ऑनवर्ड जो है वो हम इसकी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास अब हम एक और वर्ड आप लोग ज्यादा सुनोगे, EDD मींस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि डॉक्टर्स आप लोगों को बताते हैं कि जी एक्सेप्ट इस ये डिलीवरी जो है वो कब होगी, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है वो हम जो है वो निकालते हैं फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हमने 40 वीक्स जो है वो पूरे करने हैं, और 40 जो है वो हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो है वो पूरे करेंगे, और उसके बाद हम EDD निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि LMP जो है वो हमारे पास है, पिछला मंथ कौन सा था, अगस्त, 14 अगस्त, इसकी आप मुझे EDD निकाल के बता सकते हो? क्या क्वेश्चन है मैम? मेरा क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से निकालते हैं और हमें 40 वीक्स पूरे करने होते हैं, तो मैंने आप लोगों को LMP दी है 14 अगस्त। कैन यू टेल मी द EDD फॉर दिस प्रेगनेंसी? June 14। हाँ जी, निकली कि नहीं निकली? 14 जून तो नहीं, 14 अप्रैल मई आ रही है 14। चलो सारे निकालो, फिर डिसाइड करते हैं कहाँ पहुंची है। फोर्टी वीक्स पूरे करने हैं, 40 वीक्स। मैम लास्ट नॉर्मल पीरियड आपने 14 अगस्त बताया जी, लास्ट नॉर्मल पीरियड 14 अगस्त बताया है। 14 अगस्त बताया मैंने बेटा। हाँ जी, कहाँ पहुंची है? 14 जुलाई 14 जून 14 जून जून, ठीक है जी, ठीक है। 40 वीक्स पूरे करके हमारे पास जो है वो जून की डेट जो है वो हमारे पास आएगी। तो इस तरह हम जो है वो EDD जो है वो बताते हैं, यानी कि 40 वीक्स आपने जो है वो उनको है वो कंप्लीट करना है 40 वीक्स को, ठीक। तो EDD जो है आपकी, अगर EDD से आपका टाइम पीरियड ऊपर जाना शुरू हो जाए, ठीक है, जो EDD है, ED का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD से अगर टाइम ऊपर आ रहा है तो दैट इज नोन एज द पोस्ट मेच्योरिटी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट मेच्योरिटी। EDD से ऊपर जा रहा है, इट मींस के डिलीवरी नहीं हो रही है, बेबी डिलीवर नहीं हुआ, कोई पेन स्टार्ट नहीं हुई है, कोई वाटर बैग रप्चर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई साइंस नहीं है बर्थ के, और जो है वो हमारे पास हमारी EDD हमने बताई थी उससे आप लोगों का टाइम पीरियड जो है वो ऊपर जा रहा है, तो इट मींस के प्रेगनेंसी इज गोइंग टुवर्ड्स द पोस्ट मेच्योरिटी।
और ये जो है वो तकरीबन 2 to 3 वीक्स का एस्टिमेशन है कि कोई कहीं डेट्स की गड़बड़ ना हो, कुछ ना हो। उसको कॉन्टिन्यूस जो है वो मॉनिटर किया जाता है थ्रू अल्ट्रासाउंड, और सारी मेजरमेंट्स जो है वो ली जाती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बर्थ जो है वो इंड्यूस की जाती है। इंड्यूस का क्या मतलब है? हाँ बेटा, इंड्यूस का क्या मतलब है? क्लिनिकल नेचुरल प्रोसेस नहीं हो फोर्स करके फोर्स, हाँ नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसको हम आर्टिफिशियल का लेबर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल जो है वो इंडक्शन होती है, आर्टिफिशियली ड्रग्स देके, जिन ड्रग्स को नेचुरली बॉडी में रिलीज होना चाहिए था एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ का टाइम आ गया है और ईडीडी आपकी गुजर गई है, तो जिन हार्मोन्स को रिलीज होना चाहिए था और जो सारा प्रोसेस होना चाहिए था वो सारा प्रोसेस नहीं हुआ, तो उस सारे प्रोसेस को हम आर्टिफिशियली जो है वो इंड्यूस करते हैं अगर पोस्ट मेच्योरिटी हो रही हो। प्री मेच्योरिटी का आपको पता है, प्री मेच्योरिटी कब होगी कि कब बॉर्न हो जाए? 37 वीक्स 37 वीक से है। अच्छा, अगर पोस्ट मेच्योरिटी में आ रहे हैं तो तब भी जो है वो मोर्टेलिटी का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली, जगह अंदर कम हो जाएगी, मूवमेंट कम होना शुरू हो जाएंगी, अंदर जितनी कहते हैं ना जो फूड रखा हुआ था अंदर वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी 9 मंथ का जो उसके पास स्टॉक था वो उसने सारा यूटिलाइज कर लिया, तो फिर आगे जो है वो और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे पास हो सकती हैं। तो इसलिए 2 to 3 वीक्स वेट करके, अगर कोई नहीं हो रही, कोई यानी कि कोई मसले मसाइल नहीं हो रहे, तो 2 वीक्स भी वेट किया जा सकता है, 3 वीक्स भी वेट किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वेट नहीं होता और फिर इंडक्शन जो है कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब एक और वर्ड यूज होता है हमारे पास, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि आप फीटल एज को एस्टिमेट कर रहे हो लेकिन जो पैरामीटर्स हैं आप पास वो वैसे आपको नजर नहीं आ रहे। पैरामीटर्स हम किन चीजों को कहेंगे बेटा? पैरामीटर्स हम क्या लेंगे? बोलो। मैम जिस एज अल्ट्रासाउंड पे हमने हर चीजें मेजर की थी। जो RMP और शाबाश, ये अब हमारे पैरामीटर्स है ना, ये हमारे पैरामीटर्स, ये हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे जो है वो हमने लिखे हैं। अब हम अगर फीमर लेंथ हमें पता है कि 9 मंथ पे फीमर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी BPD जो है वो 10 होना चाहिए, और मैं जब मेजर करती हूँ तो BPD 10 नहीं है, मैंने कहा कि जी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस 4-5 इतना होना चाहिए, वो उतना नहीं आ रहा, फीमर लेंथ भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुई है, यानी कि उसको रिटार्डेड ग्रोथ, जो ग्रोथ की पेस होनी चाहिए, उन चीजों की जो मेजरमेंट चाहिए, वो जो पैरामीटर्स हैं उनको, थोड़े पैरामीटर्स हम, यानी कि जो डेफिनेट चीजें जो मेजर हो सकती हैं हमने उन्हीं को पैरामीटर्स लिया, जैसे लेंथ हो गई, क्राउन रैंप लेंथ हो गई, BPD हो गया, हमें जो है ये चीजें जो है वो हमने मेजर करनी है एज अ पैरामीटर। अगर ये हमारे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वैसे नहीं आते, तो वी से दैट के द फीटस इज नॉट ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू इट्स एज एंड देयर इज अ ग्रोथ रिटार्डेशन विच इज occurring inside the uterus, इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि IUGR। अब IUGR जो है वो डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी क्या मतलब? इससे आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा? उसको सप्लाई नहीं मिलेगा सही से, स्पेस नहीं मैम मिलेगी, उसको सही से सप्लाई नहीं पूरी हो रही मिलेगा। है प्लेसेंटा की वेसल्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें, यूट्रस में ग्रिप नहीं है, यूट्रस नहीं है, ठीक है। इसी तरह इम्पेयर्ड यूट्रोप्लेजेंटल सर्कुलेशन है, कोरियोनिक वेसल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, मैटरनल हाइपोटेंशन, मैटरनल साइड से ही ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं आया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल मींस मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन प्रेगनेंसी है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, ठीक है। चीजें 2-3 बच्चों को चाहिए लेकिन सप्लाई एक से ही आ रही है। इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं कोई,
कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल, कोई बैक्टीरिया जो है वो उसको क्रॉस कर गया प्लेजेंटा को और उसने जो है वो डिजीज किया। कार्डियोवैस्कुलर एनोमलीज हैं। कार्डियोवैस्कुलर एनोमलीज, ये स्पेसिफिकली हम किसकी एनोमली की बात कर रहे हैं? हार्ट की हार्ट की, ब्लड किसके वेसल्स हार्ट की की? हाँ, फीटस के फीटस के मदर। फीटस में एनोमलीज हैं। वो प्रॉपर उसको ब्लड आ रहा है लेकिन वो प्रॉपरली उसको उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। इसमें मदर की तो अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर एनोमली होगी, अगर कोई बहुत सीवियर होगी तो उसमें तो प्रेगनेंसी वैसे कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाएगी कि वो उसको रिकमेंड ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी होगी जो सर्वाइव कर सके तो जाहिर सी बात है मदर तो मेडिकेशन ले सकती है, ठीक है, मदर मेडिकेशन लेती रहेगी। लेकिन अगर फीटस में कोई कार्डियोवैस्कुलर एनोमली है, फीटस का हार्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है या उसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो है या कुछ हो रहा है तो वो इनसफिशिएंट होगा, वो भी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्ड करेगा। इनएडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन नहीं है, फीमेल की कोई न्यूट्रिशन नहीं है, मदर की कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो जब कोई न्यूट्रिशियस वो उसको सप्लाई नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसका वेट जो है वो फिर वो IUGR की तरफ जाना शुरू है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, आपका जीन्स प्रोग्राम ही इस तरह हुए हैं कि उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो गई है। उसके अलावा टेरेटोजिन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसल्ट कॉज करें ग्रोइंग फीटस, जिसमें आपके पास ड्रग्स हो गई, अल्कोहल हो गई, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, ये सारी चीजें मिलके जो है वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो कर सकती है। ये बात समझ आई बेटा? यस मैम। ठीक है, ये अब देख लो दूसरी स्लाइड भी खत्म हो गई है। ठीक, अब हम देखते हैं फीटल असेसमेंट, एक दफा जल्दी जल्दी लेते हैं। मैम मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बोलो। मैम जो हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं जो एक यूट्रस में और एक एक्स्ट्रा यूट्राइन हो, तो मैम उसकी जो है वो भी मल्टीपल प्रेगनेंसी में आती है और वो एक दूसरे को मतलब अपोज करती हैं, ग्रोथ में इफेक्ट करती हैं? देखो, जो हमने कहा था कि द प्रेगनेंसी विच इज लाइंग आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और हमने ये देखा कि कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड तक जाती नहीं है, वो तो खत्म हो जाती है प्रेगनेंसीज, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी एंड तक नहीं जाएगी, ठीक है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है जो ट्विन या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रिलेप्स ये होनी चाहिए, ये इनसाइड द यूट्रस एक साथ होनी चाहिए। ट्विन मल्टीपल प्रेगनेंसी आगे ये आप लोग ट्विन्स पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें आउटसाइड एक हो ही नहीं सकती है, ठीक है, आउटसाइड वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि हमने या तो दो ओवाज ने दो स्पर्म को यूटिलाइज करना है या एक ओवा ने स्प्लिट करना है एट द स्टेज ऑफ मॉर्यूला, या उससे आगे इसकी 3 स्टेजेस हैं जहां पर ये स्प्लिटिंग की वजह से हमारे पास ये जो है इस टाइप की प्रेगनेंसीज होती हैं। तो ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसीज की जब हम बात करें तो उसमें होना ही यूट्रस के अंदर है, ठीक है। आउटसाइड यूट्रस जो प्रेगनेंसी होगी वो एक टॉपिक होगी और वो दोनों जो है ये ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके थैंक यू। अच्छा बेटा, फीटल असेसमेंट अगेन वही बातें आ गई, प्रोसीजर्स कौन से हैं फॉर असेसिंग द फीटल वेलबींग। ये एक क्वेश्चन, ये आप लोग इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में जो है वो आप लोगों को आ सकता है। और कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई है और उसने अपने अनबॉर्न चाइल्ड की असेस करनी है, उसको आप कैसे असेस करेंगे? और उसमें वही अल्ट्रासोनोग्राफी है, फीटल मॉनिटर, हम ये मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं, इनसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस हमने पढ़ा है अभी तक कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। अच्छा, ये इसको सिर्फ आप लोग इस वक्त ये नाम देखते जो ये आप लोगों को ये मैं ये करूंगी, सेंड करती हूँ, तो उस पर आप लोग इसको देखना फिर इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ये भी अगेन वही नाम है सारे, अल्फा प्रोटीन ऐसे है, सेक्स क्रोमैटिन पैटर्न है, सेल कल्चर्स। ये जो है सेक्स क्रोमैटिन पैटर्न ये कौन से पेशेंट्स करवाएंगे, ये कौन सी मदर करवाना चाहेगी, ये कौन सी फैमिलीज इसके लिए ज्यादा वो होंगी? कजन मैरिज, और जिनमें
प्रीवियस चिल्ड्रन जो हैं, जैसे वो अपने सीपी चाइल्ड्स हों या इस तरह, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो हो इस तरह की हों, सेल कल्चर्स और क्रोमोसोमल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोफेट्रोमेट्रिक स्टडीज, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, फीटोस्कोपी, ये सीटी स्कैन, एमआरआई, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड सैंपलिंग, ये अम्बिलिकल कॉर्ड सैंपलिंग जिनमें ब्लड डिजीजेज रन कर रही हों जिन फैमिलीज में, उनमें जो है ये ब्लड को जो है वो करते हैं, चेक करते हैं। फीटल ट्रांसफ्यूजन, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो हमारे जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर कॉमन होती हैं। उनमें अच्छा, उनमें ये चीजें इतनी कॉमन क्यों हो गई हैं? क्यों कॉमन है वहां पर बेटा ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां? क्या रीजन आती है आप लोगों के दिमाग में? इनटेक कैसी है? और इनटेक की वजह से, मतलब अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज। चलो वो तो होता है, और late conceiving of like the babies, age late conceiving, शाबाश, maternal age is very high over here, ठीक है। वो और वहां पर ये इतनी ज्यादा टेक्निक्स हैं, वो 45 इयर्स की एज में भी जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। तो फिर वो जो प्रेगनेंसी होती है वो हाईली रिस्क प्रेगनेंसी होती है, और उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसलिए उन्होंने इसकी जो है वो उनके हाँ ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं। जैसे फीटल ट्रांसफ्यूजन, अगर अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया है कि फीटस को कोई हिमोलिटिक डिजीज है या कोई मसला है, तो वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स भी जो है वो हो सकती है। यानी कि इंट्रा यूट्राइन जो है वो ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, और वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उनकी फीटस जो है वो हाईली रिस्क होते हैं। मर्ज 45, 46, 47, 48 इस एज की जो है वो मर्ज होती हैं, और उनमें ये बेपनाह जो है वो मैटरनल रिस्क जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैम जी बेटा। मैम इन टेक्निक्स के सिर्फ नाम याद करने ना भी, जो दो दो लाइनें लिखी हैं वो भी कर लेना, कुछ नहीं होता। तो मैम ये एमनियोसेंटेसिस वगैरह, ये एमनियोसेंटेसिस, ये जो हमारा अगला लेक्चर है ना, जो कि अभी मैं मेरा ख्याल है नहीं शुरू कर सकूंगी, एमनियोसेंटेसिस का उसमें आपको पता चल जाएगा। एमनियोसेंटेसिस का तो पूरा एक क्वेश्चन आता है प्रॉपर। ये बाकी फीटल वेलबींग के असेसमेंट के नाम भी आते हैं, और थोड़ा बड़ा आप लोगों ने नीचे लिखना है। जैसे अल्ट्रासाउंड पे, जैसे हमने शुरू से पढ़ रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड पे क्या क्या चीजें देखनी है, वही आपने बताना है कि अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो अवेलेबल है, और उस पर हम क्या कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को जो है ये सेंड करती हूँ अभी स्लाइड, इनको आप लोग गो थ्रू कर लो। कल इंशाल्लाह हम, कल हमारा लेक्चर कितने बजे? शायद 10 बजे है, 10:15 है शायद इंशाल्लाह। तो ये कल हम 10:30 10:30 है। ये कल ना मैं आप लोगों के साथ फीटल मेम्ब्रेन्स, हमने कल फीटल मेम्ब्रेन और प्लेजेंटा जो है वो डिस्कस करना है, तो उसमें ये आपको मैं एमनियोसेंटेसिस जो है वो पूरी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, कोई और चीज स्लाइड्स भेज दीजिएगा। मैं अभी भेज देती हूँ इंशाल्लाह, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह भेजूंगी। अभी मेरा बीडीएस का भी लेक्चर है, तो मैं उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास भेज दूंगी। ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।